जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आप एक 30 साल के ऐसे नौजवान हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, पर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण बस अपने कर्ज को चुकाने का सपना देखता है। आप हफ्तों तक घर से दूर उत्तरी सागर के बीचों बीच एक ऑयल रिग पर काम करते हैं। समुद्र की लहरों के शोर के बीच मीलों दूर तक फैले अकेलेपन में आप दिन रात मेहनत करते हैं। थकान होती है, डर भी लगता है, लेकिन आप खुद से वादा करते हैं, कुछ साल और फिर आजादी, फिर अपना छोटा सा घर होगा, अपने छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। लेकिन एक झटके में सब बदल जाता है। 6 जुलाई 1988 की रात, जब समंदर शांत था, उसी रात किस्मत ने करवट ली। एक छोटी सी गलती, एक अधूरा फॉर्म, और अचानक आपके चारों ओर आग का तांडव भड़क उठता है। आप धुएं से भरे अंधेरे में रास्ता तलाशते हुए भागते हैं। हर डायरेक्शन से चीखें आ रही होती हैं, स्टील के स्ट्रक्चर पिघलकर टूट रहे होते हैं, और हर पल मौत आपके और करीब आ रही होती है। आप अपने साथियों के साथ एक जगह छुपते हैं और ऊपर आसमान की ओर देखकर उम्मीद करते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा और आपको बचा ले जाएगा। लेकिन ऊपर सिर्फ आग है और धुआं। यह कहानी है उस रात की जब पाइपर अल्फा नाम की एक ऑयल रिग धधकते हुए समंदर में डूब गई थी, जब सैकड़ों जिंदगियां एक ही झटके में बुझ गई। ये कहानी है जॉन वुडकॉक की और उन सैकड़ों सपनों की जो कभी पूरे नहीं हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची कहानी। पाइपर ऑयल फील्ड की खोज 1973 में हुई थी। समुद्र के अंदर छुपे तेल भंडार को बाहर निकालने के लिए 4 बड़ी कंपनियां, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, गेटी ऑयल, थॉम्पसन नॉर्थ सी और एलाइड केमिकल, एक साथ आईं। जल्द ही स्टील का एक विशाल ढांचा समुद्र से 474 फीट ऊपर स्थापित किया गया। 36 वेल स्लॉट्स, 2 ड्रिलिंग रिग्स और एक सुरक्षित रहने के मॉड्यूल के साथ पाइपर अल्फा उत्तरी सागर का एक चमकता हुआ सितारा बन गया। हर दिन यहां हजारों बैरल तेल समुद्र से खींचकर स्कॉटलैंड के फ्लोटर आइलैंड पर भेजा जाता था। प्लेटफॉर्म की डिजाइन में फायरप्रूफ दीवारें थीं, अलग अलग सेक्शन थे, ताकि अगर आग भी लगे तो उसे सीमित रखा जा सके। शुरुआती वर्षों में सब कुछ योजना के अनुसार चला, लेकिन जब 1978 में गैस उत्पादन भी शुरू हुआ, तब खतरों ने चुपचाप अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उन्होंने नए गैस प्रोसेसिंग मॉड्यूल को पुराने स्ट्रक्चर में ही फिट कर दिया, जिससे प्रोसेसिंग करने वाली जगह और वर्कर्स के रहने वाली जगह के बीच की दूरी घट गई। इससे रिस्क बढ़ गया था, लेकिन अक्सर एक कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन कर प्रॉफिट कमाने के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं होता। इसी ऑयल रिग पर काम करने वाले जॉन वुडकॉक का जन्म 1958 में इंग्लैंड के मिडलसेक्स में हुआ था। उसका बचपन साधारण था, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। उसके माता पिता एरिक और क्रिस्टीन स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में बस गए थे, जहां जॉन ने रॉबर्ट गॉर्डन कॉलेज से पढ़ाई की। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दुनिया को एक अलग नजर से देखता था। उसे नेचर से प्यार और संगीत से लगाव था। वो एक सिंपल लेकिन फ्रीडम वाली जिंदगी जीना चाहता था। बड़े होते होते वो हिप्पी मूवमेंट से काफी प्रभावित हुआ। वो ट्रैवलर बनकर सारी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन जब आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ी तो उसे भी दूसरों की तरह जीवन की कठिन राहों पर चलना पड़ा। 1981 में पैसों की जरूरत जॉन को पाइपर अल्फा तक खींच लाई। शुरू में उसने उत्साह के साथ काम किया। धरती से दूर समंदर में जीवन काफी हार्ड था। हफ्तों तक समुद्र में रहना, परिवार से दूर, जहां फैसिलिटीज इतनी कम हो। लेकिन जल्दी ही उसे यह एहसास हो गया कि यह दुनिया उसके सपनों की दुनिया नहीं थी। कुछ महीनों में ही वह ऑयल रिग की नौकरी छोड़ शहर लौट आया और एक डेटा कंपनी में नौकरी करने लगा। तनख्वाह अच्छी मिल रही थी तो उसने लोन पर एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया, ताकि वो भी दुनिया को बता सके कि अब वो भी एक जिम्मेदार इंसान है। मगर किस्मत ने फिर करवट ले ली। जब बाजार में मंदी आई तो उसकी कंपनी बंद हो गई। जॉन को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और मकान का कर्ज उसके सिर पर चढ़ गया। मजबूरी में उसने फिर पाइपर अल्फा ऑयल रिग पर लौटने का फैसला किया, ये सोचकर कि बस कुछ साल और काम करेगा, कर्ज चुकाएगा और फिर अपने सपनों की दुनिया बनाएगा। ऑयल रिग पर जीना मुश्किल था, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी खुशियां भी थीं। दोस्तों के बीच मस्ती,
कैफेटेरिया में ठहाके समुद्र के पार लहराते सूरज को देखना, ये छोटे पल उसे सब सहने की ताकत देते थे। वह हंसते हुए सफाई करता था, किसी काम को छोटा नहीं समझता था, लेकिन इन सब के पीछे छिपा था एक बेचैन दिल जो आजादी की तलाश में था। जॉन जानता था कि पाइपर अल्फा सुरक्षित नहीं थी। गैस मॉड्यूल्स के इतने पास होने से खतरा बहुत बढ़ गया था। 1984 में एक छोटा गैस विस्फोट पहले भी हो चुका था, लेकिन किसी की जान नहीं गई। समय रहते हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया। वह घटना एक चेतावनी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस हादसे के 4 साल बाद फिर आई वो रात, 6 जुलाई 1988। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। समुद्र शांत था, हवा में ठंडक थी। कोई नहीं जानता था कि यह शांति तूफान से पहले की थी। यहां उस समय 226 लोग मौजूद थे। दोपहर 12 बजे, जब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सामान्य रूप से चल रहा था, उसी समय रिग की 2 मेन कंडेंसेट पंपों में से एक, पंप ए, को मरम्मत के लिए बंद किया गया। वैसे तो दूसरा पंप बी बैकअप पंप था, जिसे पंप ए के बंद होने या मेंटेनेंस के दौरान चलाया जाता था। उस दिन इस काम के लिए 2 परमिट बनाए गए थे, पंप ए के एक सेफ्टी वॉल्व हटाने और रिपेयर के लिए, और दूसरा पंप ए की पूरी जांच के लिए। सेफ्टी वॉल्व निकालने के बाद इंजीनियर ने पंप की खुली लाइन को एक मेटल डिस्क से टेम्पोरेरी रूप से ढक दिया, वह भी सिर्फ हाथ से कसकर, ताकि बाद में आसानी से दोबारा खोला जा सके। शाम 6 बजे तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए शिफ्ट चेंज होने पर इंजीनियर ने परमिट में साफ साफ लिखा, पंप ए किसी भी हालत में चालू नहीं किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यही बात उस अगली नाइट शिफ्ट तक सही से नहीं पहुंच पाई। पाइपर अल्फा पर कर्मचारी 12-12 घंटे की थकाऊ शिफ्ट में बिना किसी छुट्टी के काम करते थे। 1980 के दशक के अंत में वहां काम करने वालों को प्रति घंटा $15 से $30 मिलते थे, जबकि कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम उस समय एक तिमाही में $4.7 अरब कमा रही थी। जाहिर है, काम करने वालों पर दबाव बहुत था। थकान, मानसिक तनाव और लगातार शारीरिक मेहनत का असर सभी पर था। रात 6 बजे जब शिफ्ट बदली तो लगभग 62 लोग रिग पर काम कर रहे थे और 164 कर्मचारी अपने लिविंग क्वार्टर्स में आराम कर रहे थे। लेकिन दिन में जो इंजीनियर पंप ए पर काम कर रहा था, उसने उसके खराब होने की जानकारी शिफ्ट हैंडओवर में ठीक से नहीं दी। हालांकि उस परमिट पर साफ लिखा गया था, लेकिन वह फॉर्म एक अलग बॉक्स में जमा हुआ और अगली शिफ्ट के ऑपरेटर्स को कभी नहीं मिला। इतना ही नहीं, शिफ्ट हैंडओवर के दौरान ऑपरेटर्स ने अधूरे या रुके हुए कार्यों पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। यही चूक आगे चलकर एक महाविनाश में बदलने वाली थी। रात 9:45 बजे अचानक पंप बी ने काम करना बंद कर दिया। गैस कंप्रेशन पाइप में मिथेन आइस का जमाव हो गया था, जिससे पाइप ब्लॉक हो गई। यह पंप बेहद अहम थे, क्योंकि ये गैस प्रोसेसिंग के दौरान बनने वाले कंडेंसेट, जो एक एक जलने वाला तरल पदार्थ होता है, ये उसे प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंचाने का काम करते थे। ऑपरेटर्स को कंडेंसेट सप्लाई बहाल करनी थी, इसलिए वे दस्तावेज देखने लगे कि क्या पंप ए को चालू किया जा सकता है। उन्हें उसका ओवरऑल इंस्पेक्शन परमिट तो मिल गया, लेकिन सेफ्टी वॉल्व हटाने वाला परमिट नहीं मिला, क्योंकि दोनों परमिट अलग बॉक्स में रखे गए थे। यही वो पल था जिसने पूरी रिग की किस्मत बदल दी। इससे कंफ्यूजन पैदा हो गया। ऐसी इंडस्ट्रीज में काम को कभी भी बंद नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कंपनी का काफी लॉस होता है। यही दबाव उस वक्त वहां के ऑपरेटर्स पर था, इसलिए ऑपरेटर्स ने यह मान लिया कि पंप ए चालू किया जा सकता है और उन्होंने उसे ऑन कर दिया, बिना यह जाने कि उसका सेफ्टी वॉल्व निकाला जा चुका था और केवल एक ढीली मेटल डिस्क से ढका गया था। जैसे ही गैस उस पाइप में बहनी शुरू हुई, वह डिस्क तेज दबाव को सह नहीं पाई और प्रेशर से वो टेम्पोरेरी मेटल डिस्क फटकर दूर जा गिरी। इसी के साथ तेजी से गैस लीक होने लगी। गैस के रिलीज होने पर वहां लगे गैस अलार्म बज उठे। वर्कर्स को अचानक कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जब तक कोई कुछ हरकत कर पाता, एक चिंगारी ने उस गैस को आग में बदल दिया और एक तेज धमाका हुआ, जिसने कंट्रोल रूम और आसपास की यूनिट्स को हिला दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, फायर अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिन मॉड्यूल्स को फायरप्रूफ दीवारों से अलग किया गया था, वे अब एक के बाद एक चपेट में आने लगे।
GCM गैस कंप्रेशन मॉड्यूल सबसे पहले तबाह हुआ, फिर मॉड्यूल बी और सी। जॉन और कुछ कर्मचारी आग से बचने के लिए गैलरी एरिया में भागे, जो रिग का किचन और डाइनिंग सेक्शन था। वे जानते थे कि यही एक जगह है जो अब तक आग से बची हुई है। कुछ लोगों ने सोचा कि हेलीकॉप्टर आएगा और उन्हें छत से निकाल ले जाएगा। वे सीढ़ियों से ऊपर भागे, लेकिन लपटें अब छत तक पहुंच चुकी थीं। हेलीपैड भी जलने लगा था। गैस की आग किसी आम आग की तरह नहीं होती। उसमें तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे तापमान में स्टील के बने स्ट्रक्चर भी पिघलने लगते हैं। पाइपर अल्फा अब एक बहुत बड़ा आग का गोला बन चुका था। 10:06 पर एक और बड़ा विस्फोट हुआ। बाहर जाने वाली गैस पाइपलाइन फट गई। यह पाइप 24 इंच चौड़ी थी और इसमें हर सेकंड 30 टन गैस बह रही थी। इस विस्फोट ने पूरे प्लेटफॉर्म को झकझोर दिया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि प्लेटफॉर्म के आसपास मौजूद जहाज भी पीछे हट गए। उस समय वहां मौजूद थैरोस नामक एक फायर रेस्क्यू जहाज था। वह काफी बड़ा था और उसमें फायर कैनन, मेडिकल फैसिलिटी और रेस्क्यू सिस्टम मौजूद थे। लेकिन वह भी इस आग के सामने बेबस हो गया। उसकी वाटर कैनन से आग पर फोकस किया गया, लेकिन तापमान इतना भयानक था कि कुछ नहीं हो सका। कुछ अन्य जहाज भी सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन लपटों के आगे सभी बेबस थे। कुछ हेलीकॉप्टर प्रयास कर रहे थे कि ऊपर से बचाव किया जाए, लेकिन आग की भीषणता के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म पर उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जहाजों के चालक दल ने बाद में बताया कि उस आग की गर्मी को 1 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। कैली एरिया में इकट्ठा हुए 87 लोग एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जॉन भी इन्हीं में था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। कुछ लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग चारों ओर फैल चुकी थी। लाइट बंद हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, धुआं और घबराहट थी। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ऑयल रिग की ऊंचाई काफी ज्यादा थी। 400-500 फीट से पानी में कूदना भी सख्त जमीन पर कूदने जैसा ही होता है। कैफेटेरिया में फंसे जॉन और अन्य कर्मचारियों ने आखिरी बार रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजा। उनका अंतिम संदेश था, हम गैली एरिया में हैं, हालात बहुत खराब हैं। इसके बाद रेडियो पर सन्नाटा छा गया। रात 10:30 बजे प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर टूटकर धीरे धीरे गिरने लगा। पहले क्रेन गिरी, फिर ड्रिलिंग डेरिक पिघलकर समुद्र में समा गया। फिर मॉड्यूल डी, जिसमें जॉन और उसके साथी थे, वो भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। जॉन वुडकॉक उन 30 लोगों में से एक था जिनके शव कभी नहीं मिले। लोगों के शव कई दिनों बाद मलबे से निकाले गए। कुछ की बॉडीज तो इतनी बुरी तरह जली थीं कि पहचानना भी मुश्किल था। अधिकतर लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हुई, यानी दम घुटने से। कुछ लोग दीवारों से चिपके मिले, जैसे उन्होंने खुद को आग से बचाने की आखिरी कोशिश की हो। थैरोस जहाज और अन्य रेस्क्यू टीमों ने जितना हो सका किया। इस हादसे में 224 में से सिर्फ 61 लोग जिंदा बचे। किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बेटा, किसी ने दोस्त। जॉन के परिवार के लिए यह खबर असहनीय थी। सब समाचार चैनलों ने पाइपर अल्फा के विस्फोट की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन फिर भी उसके माता पिता हफ्तों तक ये उम्मीद करते रहे कि कोई चमत्कार होगा और जॉन लौट आएगा। लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। इस हादसे के बाद ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कलन इंक्वायरी की शुरुआत की। जांच में पता चला कि ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम की सेफ्टी प्रैक्टिसेस बेहद खराब थीं। रिग पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं था। वर्कर्स और स्टाफ के बीच कम्युनिकेशन गैप्स थे। वहां कोई डेडिकेटेड सेफ्टी ऑफिसर नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात, जिस पाइप से गैस लीक हुई थी, उस पर कोई सेंसर तक नहीं था जो ये बताए कि सेफ्टी वॉल्व निकाला गया है। उन्होंने ये भी पाया कि उस ऑयल रिग पर ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था, लेकिन हादसे के वक्त भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। जांच में पाया गया, हादसे वाले दिन इस सिस्टम को मैनुअल मोड में डाल दिया गया था। दरअसल इस सिस्टम में डीजल और इलेक्ट्रिक फायर पंप होते हैं जो समंदर के अंदर से पानी खींचते हैं। उस दिन कुछ गोताखोरों को उन्हीं पंप्स के आसपास कुछ काम करना था, और अगर ये सिस्टम ऑन रहता तो उन्हें अंदर खींच सकता था। इसलिए उन्हें सेफ्टी के लिए बंद कर दिया गया था। सुरक्षा के नाम पर लिया गया यह फैसला आगे चलकर कितना भारी पड़ा, ये तो आपने देख ही लिया होगा। इंक्वायरी के बाद
100 से ज्यादा नए सेफ्टी नियम बनाए गए। परमिट टू वर्क, सेफ्टी केस और शटडाउन प्रोटोकॉल्स जैसे नियम उसी हादसे के बाद लागू हुए। रिग डिजाइन को बदला गया। अब हर फायर सेपरेशन वॉल को ज्यादा ताकतवर बनाया गया। लेकिन 167 जिंदगियां तो चली गई थीं और उनके परिवारों का दर्द कभी नहीं मिटा। 1991 में एबरडीन में इस हादसे की याद में एक स्मारक बनवाया गया। वहां हर साल 6 जुलाई को मोमबत्तियां जलाकर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक पत्थर पर 167 नाम खुदे हैं। उनमें से एक नाम है जॉन वुडकॉक का, जो बस कर्ज चुकाकर आजाद होना चाहता था। ये थी आज की एक और सच्ची कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिर एक नई कहानी के साथ आऊंगा। मैं आपका साथी नकाबपोश।